हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम का टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत से स्टूडेंट जो हैं अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये चैनल है ग्रोथ माइंड कॉमर्स। तो अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते अगर आप उब गए हो तो अब आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, अकाउंट्स तो चलता ही रहेगा और साथ साथ आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते चलो। कभी टाइम मिलेगा तो आप बीएसटी भी पढ़ लेना। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो चैप्टर 1 और 2 इकोनॉमिक्स में जो है लगभग मैंने बता दिए हैं, और भी अगर कुछ छूट गया हो तो मैं उसको भी बता दूंगा, उसे भी मैं बता दूंगा। अब देखिए यहां पर मैं बताने वाला हूं यूनिट नंबर 3। आप पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम सबसे पहले तो ये जानिए पढ़ते कैसे हैं। इसमें सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट के जो भी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है उसके मीनिंग को समझिए। आप उसे समझने की कोशिश करें कि आखिर हर एक टर्म का मीनिंग क्या है, जैसे ट्रांसफर इनकम क्या है, नॉर्मल रेसिडेंस क्या है। तो ये सब चीजों को समझिए। सारे फॉर्मूले को पहले आपको समझना है, और समझने के बाद फिर उसमें जो न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि इसमें 3 न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने हैं, जैसे वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है, और भी जैसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर मेथड हो गए, इनकम मेथड हो गए, तो ये सारे आपको पढ़ने होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम इसी से आते हैं, और न्यूमेरिकल्स आपसे तभी बनेगा जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। सारे यहाँ पे टर्म्स को आपको समझना है एक एक करके। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां समझते हैं नेशनल इनकम। तो आखिर इसका मीनिंग क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम का ही सम है। फैक्टर इनकम का ही क्या है? सम है। अब फैक्टर इनकम क्या होता है ये मैं अभी समझाऊंगा। जो कि अर्न किया जाता है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब हो गया कि कोई भी आम आदमी या आम पर्सन किसी एक कंट्री को बिलोंग करेगा। कहने का मतलब 1 साल या साल भर से ऊपर अगर वो उस कंट्री में रह रहा है, और साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन कंजम्पशन भी जो है उसी कंट्री में हो रहा है, मतलब वो अपना बिजनेस या फिर जो उसका नौकरी पेशा या ऑक्यूपेशन जो है उसी कंट्री से चल रहा है। ठीक है, तो उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट मान सकते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट में बस 2 बात याद रखना है, वो उस कंट्री में साल भर या साल भर से ऊपर रहना चाहिए। दूसरा, जो भी प्रोडक्शन कंजम्पशन या जो भी बिजनेस वगैरह जो कर रहा है वो उसी कंट्री से करना चाहिए, तो उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला नेशनल इनकम का मतलब हो गया टोटल फैक्टर इनकम का सम, जो कि नॉर्मल रेसिडेंट मतलब वहां के लोग ही कमाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, तो यहां पर समय कितने का होगा? 1 साल का, कम से कम 1 साल का समय होगा। ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो 1 साल में जो भी फैक्टर इनकम कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट या नॉर्मल बंदे जो उस कंट्री में बिलोंग करते हैं वो कितना अर्न करते हैं। ठीक है, तो इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम एक तरह से फैक्टर इनकम का सम है जो कि नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कमाया जाता है। ठीक है, अब आपने क्या सीखा? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है विशेष ध्यान रखोगे। पहली बात मैंने क्या बताया? इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ओनली। इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम आएगा। दूसरी बात, इट इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो फैक्टर इनकम आएगा। और दूसरी बात, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा ही वो इनकम जो है कमाया जाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम, आखिर फैक्टर इनकम होता क्या है? तो देखो, प्रीवियस वीडियो जिसने देखा है जैसे चैप्टर 1 और 2 तो समझ गया होगा कि फैक्टर इनकम क्या है। अगर आपने नहीं देखा है, जो स्टूडेंट नए हैं, तो वो अभी समझ सकता है। देखो काफी आसान है। इट इज द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। ठीक है, प्रोड्यूसिंग यूनिट का मतलब क्या होता है? फर्म या बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो सामान को बनाता है। तो फैक्टर इनकम क्या हो गया? ये एक पेमेंट है जो कि प्रोड्यूसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है टू द हाउसहोल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो पेमेंट कौन करेगा? प्रोड्यूसिंग यूनिट करेगा। जो फर्म हो गए या बिजनेसमैन हो गए, जो एंटरप्रेन्योर हो गए, वो पेमेंट करेगा। किसे? हाउसहोल्ड को। हाउसहोल्ड का मतलब यहां पे क्या हुआ? हाउसहोल्ड का मतलब जो जमीन देता है, किसे? बिजनेसमैन को, बिजनेस करने के लिए। ठीक है, सामान बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब जमीन देगा तो उसपे तो रेंट लेगा ही लेगा, है ना। तो रेंट क्या हो गया? वही तो है फैक्टर इनकम। कॉम्पनसेशन, यानी कहने का मतलब जो उसका प्रॉफिट बनेगा, जो उसका सैलरी वगैरह जो बनेगा, तो वो तो उसे देगा ना, क्योंकि उसने जमीन दिया, उसने बिल्डिंग दिया बिजनेस करने के लिए। किसे? फर्म को, बिजनेसमैन को। तो फर्म, बिजनेसमैन, वो क्या हो गए? प्रोड्यूसिंग यूनिट हो गए। ठीक है, और हाउसहोल्ड में क्या क्या आ जाएंगे? हाउसहोल्ड का मतलब वही कॉमन पीपल या फिर कोई बड़ा सा एंटरप्रेन्योर भी आ सकता है। तो
ये प्रोड्यूसिंग यूनिट वाले हाउस होल्ड वाले को क्या देगा, एक तरह से पेमेंट करेगा। पेमेंट मतलब क्या, पेमेंट देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन, मतलब ये फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है, जैसे कि ये कॉम्पनसेशन देगा मतलब पैसे वगैरह, या फिर रेंट देगा, ठीक है। फिर क्या देगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों देगा, क्योंकि देखो जब कोई एंटरप्रेन्योर यानी हाउस होल्ड से जो आता है वो प्रोड्यूसिंग यूनिट को अगर मशीन देता है, ठीक है, मशीन वगैरह देता है फैक्ट्री में, तो जाहिर सी बात है मशीन जब वो वर्कर चलाएगा, ठीक है, तो वो मशीन देगा, तो मशीन क्या है, मशीन एक कैपिटल है, जैसे पार्टनरशिप में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जब पार्टनरशिप में मशीन वगैरह जो आते हैं तो कैपिटल तो है, जो स्टार्टिंग में पैसा आप लगाते हो तो क्या है, कैपिटल है, तो उस पर क्या मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलते हैं। ठीक इसी तरह से यहां पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। जो भी कैपिटल ये हाउस होल्ड वाले देंगे प्रोड्यूसिंग यूनिट को, ठीक है, तो जैसे मशीन दे दिया या कुछ पैसे स्टार्टिंग में दे दिया, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये सब आते हैं फैक्टर इनकम, कॉम्पनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, और लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है, जैसे कि पार्टनरशिप में पढ़ा था, लास्ट में जो भी प्रॉफिट मिलता है वो पार्टनरशिप रख लेते हैं। ठीक इस तरह से प्रॉफिट जो है हाउस होल्ड वाले क्या करेंगे, ये रख लेंगे, ठीक है। अब नीचे का जो भी लिखा हुआ है, हो सकता है ये आपकी स्क्रीन में नहीं आ रहा हो, तो मैं इसे दिखाने की कोशिश करता हूं। हाँ, अब आप देखो, अब आपके स्क्रीन में पूरे जो नीचे के लिखे हुए वो भी आ रहे होंगे। तो उसके बाद देखो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या अंतर है। अगला जो बात मैंने बताई है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या अंतर है। देखो फैक्टर इनकम में आते हैं जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो जैसे कि ये आपने सीखा फैक्टर इनकम, ये तो था कॉम्पनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब क्या है, फैक्टर इनकम है, ठीक है। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जैसे कि गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, जो कोई बंदा अगर अपने इच्छा से आपको कोई रिवार्ड वगैरह जो दे रहा है, वो क्या हो गया, एक तरह से इनकम हो गया, मतलब वो ट्रांसफर इनकम हो जाएगा। गिफ्ट हो गया या फिर डोनेशन वगैरह, जो चंदा वगैरह जो आप देते हो, तो वो भी ट्रांसफर इनकम है, चैरिटी, ठीक है। मतलब एक ऐसा इनकम जिसे बिजनेस से कुछ लेना देना ना हो, वो आदमी अपनी इच्छा से देता है, ठीक है। तो जैसे गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। अब समझ लो कॉन्सेप्ट नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, ठीक है, एक बार और देख लो। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, जो किसी कंट्री में रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए तो रहेगा ही रहेगा। सेकंड बात मैंने क्या बताई, वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। तो पहले सुन लो, वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, तो उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसी कंट्री का रहना चाहिए। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे कि उसका कोई बिजनेस, जैसे कि कोई उसका बिजनेस या फिर जो भी प्रोडक्शन, या फिर जो भी वो प्रोडक्शन, कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी वो कर रहा है ना, वो उसी कंट्री से करना चाहिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। तो आई होप ये सारे क्लियर हो गए होंगे। तो ये जो आप पढ़ते हो, तो आप टर्म को समझने की कोशिश करो, छोटे छोटे जो भी टर्म्स होते हैं इसे समझने की कोशिश करो, तभी आपको आगे समझ में आएगा। आइए एक दो टर्म हम और सीख लें कुछ। चलिए अब हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जैसे कि इस तरह से एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है आ सकता है 1-1 नंबर का। स्टेट विच इज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट मैंने बताया कि जो कम से कम उस कंट्री में 1 साल या साल भर से ऊपर रहना हो, ठीक है। तो उस कंट्री, सबसे पहली बात है कि वो उस कंट्री में रहना चाहिए, ठीक है, वहां से बर्थ होना चाहिए, मतलब या साल भर या साल भर से ऊपर। दूसरी बात, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर जो भी है, जो भी बिजनेस कर रहा है वो वहीं से करना चाहिए, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। पहला, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडिया, एम्बेसी इन चाइना। तो देखो बताओ ये नॉर्मल रेसिडेंट है कि नहीं। देखो बहुत सिंपल है, इंडियन ऑफिशियल है तो इंडिया का ही ना, है तो इंडिया का ही। वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना, वो चाइना में इंडिया एम्बेसी बन के काम कर रहा है, लेकिन है तो इंडिया, तो इसीलिए ये नॉर्मल रेसिडेंट होगा। दिस इज नॉर्मल रेसिडेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं नॉर्मल रेसिडेंट। सेकंड बात, लोकल पीपल ऑफ इंडिया वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। तो लोकल पीपल ऑफ इंडिया है कहां का, आके इंडिया का ही है, तो ये भी नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, फॉरेनर विजिटिंग इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो यहां पर लिखा हुआ है फॉरेनर विजिटिंग इंडिया, क्योंकि ये इंडिया का नहीं है, ये फॉरेनर है, बाहर से आया हुआ है, तो बाहर से आया हुआ है तो जाहिर सी बात इंडिया का तो है ही नहीं, तो इसलिए ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, ये नॉन रेसिडेंट कहला जाएगा। फिर चौथा, इंडियंस गोइंग टू श्रीलंका फॉर वाचिंग अ क्रिकेट मैच। देखो कोई भी इंडियंस अगर क्रिकेट मैच देखने जा रहा है बाहर किसी दूसरे देश में, तो जरूर नहीं कि नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, वो नॉर्मल रेसिडेंट ही रहेगा, क्योंकि है तो वो इंडिया का ही, तो इसीलिए नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एम्बेसडर यानी राजदूत, राजदूत तो वो इंडिया का ही है, ठीक है, तो इसीलिए वो नॉर्मल रेसिडेंट ये भी कहला जाएगा।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे कुछ और सीख लेते हैं, कुछ टर्म्स को और समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे हम देख ले जल्दी से। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या अंतर है। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में क्या अंतर है ये समझ लो, क्योंकि ये समझोगे नहीं तो आगे के जो भी टॉपिक्स है वो समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। देखो आखिर अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम जो है ये 4 बेसिक एलिमेंट को कंसिस्ट करता है। 4 बेसिक एलिमेंट मतलब क्या, 4 बेसिक एलिमेंट जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये है क्या, यही तो है फैक्टर इनकम, यही तो है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाए थे और इस क्लास में भी थोड़ी देर पहले समझाया। तो ये फैक्टर इनकम्स जो है, ये फैक्टर इनकम्स जो है कंपनसेशन जो एम्प्लॉय का हो गया, सैलरी वगैरह, रेंट एंटरप्रेन्योर का, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सभी जो है ये दोनों में आएगा, डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा एंड नेशनल इनकम में भी आएगा। ठीक है, अब देखो डोमेस्टिक इनकम होता क्या है ये समझ लो। शॉर्ट फॉर्म में डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी, ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत स्टूडेंट को आगे चल करके ये सब क्लियर नहीं होगा तो काफी दिक्कत आ जाएगी। अभी अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे चल के काफी दिक्कत आ जाएगी। तो डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी, मतलब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये है क्या, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, मतलब ये फैक्टर इनकम के सम है, मतलब सबको मिला दिया जाए तो ये टोटल फैक्टर इनकम के सम है, जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब बाउंड्री सीमा के अंदर, किसी भी कंट्री की बाउंड्री सीमा के अंदर ही जनरेट होना चाहिए, अंदर ही जो है वो इनकम जनरेट होना चाहिए। ठीक है, नो मैटर वो जनरेटेड। अब यहां कोई मायने नहीं रखता कि कौन उसको बना रहा है, मतलब उस इनकम को कौन बना रहा है, या फिर नॉर्मल रेसिडेंट बना रहा है या नॉन रेसिडेंट बना रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट जो उसी कंट्री का है, मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो समझ गए, और नॉन रेसिडेंट कहने का मतलब जो उस कंट्री का नहीं है। तो भले वो उस कंट्री का हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी यानी बाउंड्री सीमा लाइन के अंदर, किसी कंट्री के अंदर अगर वो इनकम डेवलप कर रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम में आ जाएगा। क्लियर हो गया, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी। चलो अब समझ लो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। याद रखना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ये भी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम होता है जो कि अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, इसमें याद रखना इसमें नॉर्मल रेसिडेंट ही हमेशा क्या करेगा, अर्न करेगा, इसमें जो है नॉन रेसिडेंट नहीं आ सकते, इसमें हमेशा नॉर्मल रेसिडेंट होंगे, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। हाँ, लेकिन इसमें एक बात और याद रखना, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, ये इनकम कहां जनरेट हो रहा है इससे कोई मायने नहीं रखता, डोमेस्टिक मतलब बाउंड्री लाइन के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि यहां पर नॉर्मल रेसिडेंट ही आएगा, नॉर्मल रेसिडेंट ही आएगा। तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम ये फैक्टर इनकम का सम है। ठीक है, और ये कहां पर जनरेट हो रहा है ये कोई मायने नहीं रखता, ये बाहर भी हो सकता है और बाउंड्री लाइन के अंदर भी हो सकता है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन होगा तो कौन, नॉर्मल रेसिडेंट, याद रखना किसमें, नेशनल इनकम में। और ये डोमेस्टिक इनकम क्या हो गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनडीपी एट एफसी बोलते हैं, इसमें इनकम जो है मतलब आएंगे फैक्टर इनकम का ये सम है, और कौन जनरेट करेगा, इसमें नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन नॉर्मल रेसिडेंट दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी के कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।